हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मोदी जी ने लॉकडाउन का सिचुएशन और एक्सटेंड कर दिया है, तो मई 3 तक अपन ऐसे ही रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते रहेंगे। जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा अपन वापस से बैक टू नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम्स में क्लास लेना चालू कर देंगे। तो तब तक के लिए जैसे टाइम टेबल दिया है, प्रोवाइड किया है, तुम लोग को उसी तरीके से अपन फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था लास्ट क्लास में कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था, जो पहला चैप्टर था, याद होगा तुम लोगों का, नंबर सिस्टम नाम का, ठीक है। तो उस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो ओवरव्यू देने के बाद तुम्हें बस एक बार जाके रिवाइज करना है। इस वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना जैसे ही मैंने अपने ओवरव्यू खत्म करूंगा। उसके बाद जाके बस एक बार नोट्स या फिर अपनी 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक होगी तो उससे रिवाइज करो एक बार, क्योंकि वो जो पुरानी चीजें वो सब अभी यहाँ पे ब्रश अप होने वाली है। ये सब रिक्वायर्ड होने वाली है इस चैप्टर रियल नंबर्स में। याद होगा ये रियल नंबर्स पहले भी सुना होगा तुम लोगों ने कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक्स पढ़े होंगे चैप्टर 9 के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 के फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इसीलिए तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आइडिया स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स, तो याद होगा अपन ने बहुत प्रकार के नंबर्स अभी तक पढ़े हैं। 8 में पढ़े थे थोड़े बहुत, 9 में पढ़े थे थोड़े बहुत, और ये सब नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपने पास जो होता है वो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो तुमने पढ़ा था सबसे पहले और सबसे बिगिनिंग में, जिससे अपने बचपन से स्टार्ट हुई थी नंबर पढ़ना। 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको डिनोट करते हैं अपन एन से। फिर अपने पास ये भी पढ़ा तुम लोगों ने, होल नंबर्स पढ़े होंगे, याद होगा तो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 बस 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, बस इस केस में 0 इंक्लूड होगा, इसको डिनोट करते थे अपन W से। फिर अपने पास और क्या थे, इंटीजर्स थे, इंटीजर्स को डिनोट करते थे I से। लेकिन अब से कई बार कई किताबों में Z भी दिया रहता है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, कई किताबों में Z से भी डिनोट करते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बस पॉजिटिव साइड में जा रहे थे 0 एंड पॉजिटिव साइड में जा रहे थे, तो यहाँ पे नेगेटिव भी जाएंगे, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 जो भी आगे भी जाएगा एंड सिमिलरली पीछे भी जाएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है, तो ऐसे पीछे भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती थी इंटीजर्स। फिर इसमें 2 केसेस अपन पढ़ते थे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने ये प्लस बी मतलब मेरा पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे लिख दो, चाहिए मैं बस ओवरव्यू लिख रहा हूँ, तुम चाहिए तो अपने नोटों में लिख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये सब पहले भी तुमने लिखा होगा, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या था, 1 2 3 4 जो भी आगे के नंबर्स थे। फिर नेगेटिव इंटीजर्स में क्या था, जो भी नेगेटिव, 0 यहाँ पे देखना, ध्यान देना, 0 दोनों में नहीं आएगा, 0 पॉजिटिव भी नहीं है और 0 नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में ये सब हो जाएंगे, देखो ऐसे -1 -2 -3, इस तरीके से नेगेटिव साइड में और छोटी वैल्यूज आते रहेंगे। तो ये सारे इंटीजर्स पढ़ लिए थे। फिर नया टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ा था उसके बाद, जो कि अपन ने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के लिए अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ी थी तुमने, क्या पढ़ी थी कि ऐसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है, जो कि P/Q के फॉर्म में हो, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इनमें से कोई तो वैल्यू आनी चाहिए इंटीजर्स में से। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ऑल्सो Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन थी रैशनल नंबर्स की, याद होगा तो तुम्हें, ये सब पढ़ा होगा तुमने। लेकिन यहाँ पे तुमने बहुत अभी तक इसको डीपली समझा नहीं होगा, तो इसको एक आइडिया देता हूँ रैशनल नंबर्स में क्या था। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, जैसे कि 2 3 2 4 ऐसा कुछ हो सकता है, 2/4 3/5, बेसिकली ये फ्रैक्शंस ही है, ठीक है। रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस दोनों सिमिलर ही है, बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शंस में बस वैल्यूज पॉजिटिव आती है एंड रैशनल नंबर्स में वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। यहाँ पे P एंड Q रैशनल नंबर्स में क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। लेकिन फ्रैक्शंस की बात की जाए तो उसके इसमें क्या होता है, P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन बस पॉजिटिव होते हैं। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो 2/5 3/2 -1/3 1/9 100/2 7/1 7/1 तो 1/7 ही हो जाएगा। तो ये सारे जो है ये सब रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबल, ठीक है। इसलिए P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। और सबसे लास्ट में एक और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर मार देते हैं, जो कि तुम्हें याद रखना है, वो क्या, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी मैथमेटिक्स में एक चीज होती है कि
जब भी तुम ऐसे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हो तो वो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर इसको समझा जाए तो कैसे समझोगे, मान लो 3/0 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब इसको मान लो इक्वल टू x है, ठीक है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर भेजूं तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स इस तरीके से आ जाएगा। सोचो इसको अच्छे से कि यहाँ पे डिवीजन था, डिवीजन को इधर भेजा तो मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो 0 इंटू एक्स। तो ये जो चीज सोचो इससे कि 0 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 3 मिले, तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट भी करेगा क्या, सोच के देखो कि अगर किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो वो तो 0 आने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा 3 आना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या कोई नंबर, नहीं। इसीलिए जब भी 3/0 आता है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है उसको अपन कहते हैं नॉट डिफाइंड, वैल्यू नहीं है उसकी, मतलब उसको बोलेंगे अब से नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में इसलिए कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, ये गोल्डन रूल है मैथ्स का कि डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपन 0 को एलिमिनेट करते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं, q इज नॉट इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, अगर न्यूमरेटर में से 0 इंटू 5 लिया तो 0/5 क्या हो जाएगा, तो 0/5 हो जाएगा 0। तो सीधी सी बात है, ये सब न्यूमरेटर में पॉसिबल है, 0 डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं, ठीक है। फिर ये हो गया रैशनल नंबर्स। इसके बाद और एक तुमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स, तो उसको भी लिखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स देखते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स में क्या था, इर्रेशनल नंबर्स नाम में ये देखो इर्रेशनल, रैशनल के अलावा बाकी जो भी बचे हुए नंबर्स है वो सारे क्या है, इर्रेशनल, ठीक है। तो जैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मैंने लिखा कुछ याद होगा तुम लोगों को, √2, √3, पाई, ये सारे जो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये इनके डेसिमल्स कभी खत्म नहीं होते हैं, ये ऐसे चलते जाते हैं इनके डेसिमल्स, तो ऐसे चलते जाते हैं, तो इनको कभी भी ऐसे 1.414 अपॉन में कुछ ऐसे कुछ 1000 ऐसे कुछ लिख नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि नेवर एंडिंग डेसिमल्स है, तो इसको कभी भी ऐसे फ्रैक्शन यानी p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। सिमिलरली पाई की जो वैल्यू रहती है वो होती है 3.142, जो भी वैल्यू आगे आती रहेगी, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू है वो भी कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। ये भी तुमने पढ़ा होगा नेक्स्ट चैप्टर 9 में याद होगा, स्टैंडर्ड 9 में याद होगा, तो उस चैप्टर में कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन में याद होगा तुमने पढ़े होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, फिर टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये सब टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे। तो उन्हीं के बारे में कहानी है, इन चीजों को एक बार जाके वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें इसमें मैंने बताई, मतलब इसमें तुम जाके पढ़ सकते हो, बस एक बार आइडिया देता हूँ क्या क्या नंबर्स। तो ये अलग टाइप के नंबर्स है, लास्ट फाइनली इरेशनल नंबर्स। और ये सारे जितने भी नंबर्स है इन सबको अगर इकट्ठे करके एक साथ रखे तो उनको बोलते हैं रियल नंबर, जो कि तुम्हारे चैप्टर का नाम है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आया नेचुरल नंबर्स, एन से डिनोट करते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स जितने भी सब इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर इमेजिन करो कि सर्कल के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स। फिर इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर में बस एक्स्ट्रा क्या है, एक 0 आएगा। अब देखो इस सर्कल में सारे नंबर्स आ गए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे सारे 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स थे सब आ गए, तो होल नंबर सारे इंक्लूड कर रहा है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर में होल नंबर्स का एक पार्ट है। फिर ऐसे अगर आगे जाएंगे और अपने को देखेगा इंटीजर्स आए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही थे, फिर यहाँ पे 0 भी था। अब यहाँ पे और क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आना चालू होंगे। ये इमेजिन करके देखो कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, इंटीजर्स। फिर अपने पास आते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को तुम लोगों को अभी तक शायद बताया नहीं गया होगा। रैशनल नंबर्स को भी डिनोट करते हैं क्यू से, वो तुम्हें आगे आएगा, अभी के लिए कोई टेंशन मत। तो रैशनल नंबर्स को भी डिनोट करते हैं क्यू से, और उसमें बाकी सारे जितने भी फ्रैक्शंस है 2/5 3/5 1/2 -1/3, जो भी फ्रैक्शंस है जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और बचे लास्ट में इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, देखो इरेशनल नंबर्स को मुझे अलग से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल नहीं आएगा। सोचना ध्यान से, क्यों सर्कल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर्स का पूरा एक अलग ही केस आएगा। ऐसे चीज तो मान सकते हो इरेशनल नंबर्स यहाँ पे आते हैं,
ठीक है, मैंने अलग अलग सर्कल बनाया क्योंकि रैशनल जो भी नंबर्स होंगे क्या वो इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जितने भी ये नंबर्स है वो सब रैशनल है और जितने भी इनको छोड़ के बाकी सब है वो सब इरैशनल है। इसलिए मैंने अलग से एक सर्कल बनाया ताकि उनको रिप्रेजेंट कर सके। ये सर्कल बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहा है। जैसे कि रैशनल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स आएंगे, सारे इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स आएंगे, सारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से सर्कल के अंदर से सर्कल जाता है। ये इरैशनल नंबर्स बस एक अकेला अलग से बाहर आएगा क्योंकि किसी में कॉमन नहीं आएगा। और इन सबको अगर मिलाओगे एक साथ तो इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये कहानी है। अब इन्हीं चैप्टर्स पे हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में क्या क्या है। ये सब ऑलरेडी चैप्टर 9 में कवर हो चुका था, तो ये सब वापस एक बार आइडिया रिवीजन के लिए बता दिया हूँ। और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं चैप्टर 9 के फर्स्ट चैप्टर 1 में, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, उसको एक बार रिवाइज करो क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पहले इसको इतना लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी आगे स्टार्ट करो। तो ये सब अपन ने सारे रिवाइज कर लिए। चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में अपन ने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में जितने भी चीजें की थी वो सब रिवाइज कर ली। और भी बहुत सारी चीजें थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे जैसे अपन आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे वो रिवाइज करवाते रहूंगा बीच में। अभी के लिए उसका ज्यादा काम नहीं है, मुझे ये सब चीजें बतानी थी क्योंकि ये टॉपिक 1 यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो है उसमें ये सब थोड़ा सा रिक्वायर्ड होने वाला है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में रियल नंबर्स में है क्या। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में बात करने से पहले मैं उनके पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करूंगा कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनपे कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वैलिड है। एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा भी बोल सकते हो, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दो थ्योरम है जो कि मैं तुम्हें इस चैप्टर में कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दो थ्योरम्स है, ये दोनों बस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अब ये दो थ्योरम्स जो है वो क्या क्या है एक बार एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर्स के, दूसरा बाद में करेंगे। फर्स्ट अपने पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसके बाद में आएगा। एग्जैक्टली वो एक एल्गोरिथम है जो कि इसी के थ्रू मिला है अपने। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम तो बहुत भारी लग रहा है, कुछ बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है। क्या है इसमें, यूक्लिड मतलब एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसने अपना नाम दिया था इस पे। डिवीजन मतलब तुमने डिवीजन तो सीखा, ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस याद होगा तो कि 7/3 अगर कुछ भी करोगे तो यहाँ पे ये अपने पास है डिविडेंड डिवाइजर, फिर यहाँ पे ऊपर इधर आएगा क्वोशिएंट, फिर आएगा रिमाइंडर। तो ये सब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, तो वही डिवीजन की बात कर रही है। एंड लेमा मतलब क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि बाकी और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में मदद करता है। लेमा का मतलब क्या है, a proven statement which helps in proving other statements, इनको बस लेमा बोलते हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जो है वो बाकी और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है, जो अपने लॉन्ग डिवीजन में पढ़ा था याद होगा तो, कि अगर कोई एक नंबर है अपने पास, ऐसा कुछ लिखते हैं, कोई एक नंबर है a, इसको मैंने b से डिवाइड किया, तो मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है q, और फिर जब सॉल्व करके लास्ट में जब रिमाइंडर आ रहा है r, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, a को b से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां पे r की वैल्यू जो है वो 0 एंड b के बीच में लाई करें। देखो ध्यान से देखो बेटे कि क्या हो रहा है कि मैंने जब a को b से डिवाइड किया, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझना।
7 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देख लो 3b इंटू क्यू, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 रिमाइंडर r, बी क्यू प्लस r इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से ये जो है लिखा है मैंने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो ये तो कंडीशन तो क्लियर हो गई होगी सबको, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r है। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है रिमाइंडर r, वो किसके बीच में है, 0 और b के बीच में। ऐसा क्यों, कि मतलब ये जो रिमाइंडर आएगा ये इससे कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं ना। सोच के देखो, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 6, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अब 3 2 ही करना पड़ेगा, 3 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर चाहिए लॉन्ग डिवीजन में, तो याद ही होगा ये सब। 3 1 3 करोगे तो देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। हमें क्या करना होता है, सीधा इसको 2 से करना होता है, जो मैक्सिमम इसके पास में है, और सीधा आंसर आ जाए 0। तो इसलिए रिमाइंडर कभी भी 3, मतलब इस केस में रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आ सकता। सिमिलरली इसमें भी जब भी रिमाइंडर जब डिवाइड कर रहे हो b से, तो रिमाइंडर में कभी भी इक्वल टू b या फिर उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर 0 से आगे कुछ भी इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूं मैं, a b q r, सारे जो है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। सारे जितने भी वेरिएबल लिखे मैंने, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो यही है, वो बोल रहा है कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं किसी और पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूं, तो मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा, और उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 और b के बीच में ही रहेगी। और 0 और b के बीच में भी वो भी r भी क्या रहेगा, r भी रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। जैसे देखो 0 1, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे लिख दो इसको, इंटीजर लिखो, क्योंकि r 0 भी तो हो सकता है ना, और 0 पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी है, तो इसको इतना ही लिखो कि इंटीजर्स लिखो इसको, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मत लिखना, क्योंकि वो पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, तो इसका मैंने वो हटा दिया, सीधा लिखो a b q r, ये सब क्या है, इंटीजर्स। स्पेशली r की वजह से मैंने लिखा है, बाकी a एंड b तो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि जब तुम सपोज यहाँ पे कर क्या रहे हो तुम लोग, a एंड b, a को b से डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि अगर सपोज 7 बाय यहाँ पे 3 था, यहाँ पे सपोज मैं लिखता 2 बाय 0, तो 0 तो डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सब लॉन्ग डिवीजन में अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव इंटीजर पहले लिखा था, बट r अपने पास जो है वो 0 आ सकता है, इसलिए मैंने वहां पे हटा के इंटीजर लिख दिया, क्योंकि मैं चारों की एक साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। इसमें लिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार देख लो। तो नोटबुक में तुम्हारे प्रोवाइडेड मैंने कर दिया है, नोटबुक में तुम्हें ये सब लिखना है, ठीक है। वो सब प्रीवियस स्लाइड पे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहले पूरे अच्छे से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखो। मैंने सबसे पहले लिखाया था कि नोट में इसको लास्ट में लिखना है, अभी अप्रूवल स्टेटमेंट विच हेल्प्स इन प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे लिख सकते हो, चॉइस अपने पास है, ठीक है, टेंशन मत लो, फ्री। तुम्हें देखो नोट्स ऐसे बनाने हैं जो तुम्हें समझ में आए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तुम ये मत सोचो कि मेरे को दिखाओगे नोट्स अच्छे लगे, ऐसा कुछ नहीं। तुम नोट्स अपने लिए बनाओ, अपने उसके लिए, ठीक है, अपने समझदारी को। फिर फर्स्ट देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, टेल्स अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ये पूरा किसके लिए है, काम क्यों कर रहे हैं अपन, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए हेल्प करेगा, बस इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा है, वो मैंने पूरा 2 डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, कि पहला डेफिनेशन देखो दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। तुम चलो थर्ड डेफिनेशन को अच्छे से याद रख सकते हो, कि तुम्हें ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन कि यूक्लिड्स डेफिनेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बताओ। तो ये सब तुम्हें ये सब चीजें छाप के लिखना है वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों के डेफिनेशन पूरा छाप दो अपने नोट में। बाकी तो ये सब तो क्लियर मैंने कर दिया था कि क्या होता है। ये इसको बॉक्स कर दो अच्छे से, इसको अच्छे से बॉक्स कर दो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और वहां पे लास्ट में एग्जांपल लिख के लास्ट में ये नोट करके लिख सकते हो, लिख लो इसको। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक लेमा है, ठीक है, और लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही लेमा का एप्लीकेशन है, ये जो ईडीएल मैंने लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इनको एप्लीकेशन, इनका अप्लाई कैसे करना है, इनको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है वो देखेंगे। इनको मतलब एप्लीकेशन क्या है, मेजर यूज क्या है कि बाकी जो स्टेटमेंट्स उनको प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा देखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या बोल रहा है वो शो करने को, कि हर
पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में तो समझ में आता ही होगा 2 4 6 8, ये जो सारे इवन इंटीजर्स है पॉजिटिव वाले वो सारे 2q के फॉर्म में रहेंगे। और q क्या है यहाँ पे, q इज एन इंटीजर, कोई भी रैंडम इंटीजर हो सकता है q 3 हो तो 6 आ जाएगा, हो सकता है q 1 हो तो 2 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो भी है तो 2q के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसे कि 1 3 5 7 ये सारे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे 2q+1 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सपोज के तो पता ही है, स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जहाँ पे r की वैल्यू किसके बीच में रहेगी 0 एंड b। याद रखना a b q r सारे के सारे क्या रहेंगे इंटीजर्स, इनफैक्ट a एंड b तो क्या रहेंगे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अपने पास ईडीएल से या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने प्रूफ किया था, उससे है अपने पास। फिर अब थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न, देखो कि ये 2q है, ये 2q+1 है, मतलब मुझे q के साथ क्या चाहिए, कुछ 2q के फॉर्म में चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ b की वैल्यू इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 2q या फिर 2q+1 के फॉर्म में ऐसे मुझे प्रूफ करना है, इसलिए मैं 2q पुट कर रहा हूँ। देखो तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2q प्लस r, और r की वैल्यू 0 से b की वैल्यू कितनी है 2। मैंने यहाँ पे पुट b इज इक्वल टू 2 इस तरीके से लिख दिया, a इज इक्वल टू 2q प्लस r बन गई। अब देखो r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए सबको। 0 इज लेस देन r इज लेस देन 2 का मतलब क्या है कि r की वैल्यू 0 एंड 2 के बीच में है। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, फिर सोचने ध्यान से। r तो इंटीजर ही हो सकता है, r फ्रैक्शन नहीं हो सकता, r रैशनल नंबर नहीं है, r तो इंटीजर ही है, जैसे कि मैंने बताया था तुम लोग। तो इंटीजर है, 0 और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है, यहाँ पे इधर इक्वालिटी दी है, इसका मतलब 0 को इंक्लूड करना है। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इससे, r इज आइदर 0 और 1। 2 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नीचे नहीं दी है, ठीक है। तो ये सब किया होगा तुम ऑर्डर मैथ्स में। तो r इज इक्वल टू 0 या फिर 1, तो दो ही वैल्यूज है r के पॉसिबल। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2q, एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो देखो दिख ही रहा है अपने पास, क्या दिख रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो अगर उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर एक इवन नंबर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। दिख रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है। किसी भी नंबर को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक इवन नंबर है या फिर डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं इवन पॉजिटिव इंटीजर। पूरे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, इवन है क्योंकि यहाँ पे 2q के फॉर्म में है। और बचा ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो एक ऑड नंबर है। जैसे कि ऐसा एग्जांपल देखेंगे, सपोज 7 है, 7 को 2 से डिवाइड किया, 7 तो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 जो आपने देखा, रिमाइंडर आ रहा है 1। सपोज यहाँ पे अगर मैं 6 को डिवाइड करता, 6 को 2 से डिवाइड करता, 6 तो इवन नंबर है, तो 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो क्या है इवन, रिमाइंडर ऑड आया तो क्या है रिमाइंडर 1 आया तो ऑड, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल बाय 2, और जो नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है उनको क्या बोलेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कहानी प्रूफ हो गई। अब बताओ कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर वो दो प्रकार के होते हैं, आइदर वो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं, है ना। जैसे कि 1 2 1 3 5 7 9 ये सब ऐसे प्रोग्रेस करोगे तो ये सारे क्या है ऑड, 2 4 6 8 10 ये सब क्या है सारे इवन। तो पॉजिटिव इंटीजर बस दो प्रकार के होते हैं, अगर दो केस बनाएंगे तो दो ही केस बनेंगे, ऐसा कि आइदर वो इवन रहेगा या फिर वो ऑड रहेगा, दो ही रास्ते हैं, ठीक है। तो इसे देखो काम ही हो गया कि हर पॉजिटिव इंटीजर आइदर इवन रहेगा या फिर ऑड रहेगा। और इवन कब रहेगा जब वो 2q के फॉर्म में रहेगा, एंड ऑड कब रहेगा जब वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। हेंस जो अपन ने डेफिनेशन जो इसका स्टेटमेंट लिखा था वो एकदम सही स्टेटमेंट है,
हेंस वो पूरा वापस से स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें, वापस से जो भी लिखा है ये स्टेटमेंट लिखो। अंग्रेजी तो आती होगी तुम लोग अच्छे से, सीधा छापो वहां से, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस सब लिखो, हेंस लास्ट में प्रूव। लिख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला देख लो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+2 4m+1 फॉर सम इंटीजर n, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो इस फॉर्म में दिखेगा, कोई भी सम फॉर सम इंटीजर n, कोई इंटीजर n के लिए वो 4m+1 के फॉर्म में आएगा। तो जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपन, फ्रॉम यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, या फिर तुम्हें वो सब वापस से लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो पूरा जो अपन ने जिसके पहले प्रूफ किया था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो वो भी वापस से करना पड़ेगा। पर यहाँ पे इसलिए लिख लेते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वी नो क्या कि a इज इक्वल टू 2q+1 फॉर a being an odd पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एक ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, 2q+1। लेकिन इसमें इसका कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, बेसिकली इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा देखो इस तरीके से a² इक्वल टू 2q+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फाइनली 4q²। याद है ना सब तो फॉर्मूला, बिल्कुल बताओ अच्छे से, 2q a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा अपने पास ही, ठीक है। फिर ये तो हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², इसको ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से, 4q² प्लस 4q+1। तो ये क्या हो गया, a², मतलब बेसिकली ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये जो 2q+1 है ऑड है, मतलब a मतलब क्या है, ये तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, q² प्लस q, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, याद होगा नंबर्स का, ठीक है। 4 कॉमन लेके बचा क्या, q² प्लस q और प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो q था, यहाँ पे याद होगा q जो था वो क्या था, इंटीजर ही था। अब सोचो अगर q इंटीजर है, ठीक है, इफ q इज एन इंटीजर देन इसका स्क्वायर करोगे, किसी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा। अब q² भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो q² प्लस q ये भी क्या रहेगा, एक इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो भी एक इंटीजर ही आने वाला है। तो ऑल्सो q² प्लस q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब q इंटीजर है, q² भी इंटीजर है, तो q² प्लस q भी सीधी सी बात है इंटीजर ही रहेगा। तो इसीलिए इस इंटीजर को मैं मान सकता हूं m, a² इक्वल टू 4m+1 फॉर सम इंटीजर हेंस तुम ये बोल सकते हो हेंस स्क्वायर ऑफ एनी ऑड, a जो था क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करोगे तो इस फॉर्म में दिखेगा कि 4m+1, जहां पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। लिख लो इसको भी अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन। तो एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर n, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर वाला अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसा सेम ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस पे क्यूब है, तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज अपन ने पहले पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में क्यूब के लिए, तो वो भी काम आने वाली है, वो तुम लोगों को बीच में बताते रहूंगा क्या क्या है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में जो क्या था वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था, इसमें क्या लिखा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसमें स्क्वायर इसमें क्यूब। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, इसमें क्या लिखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपने को यही रैंडम मानना पड़ेगा, कौन सा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू bq प्लस r में अब जैसे तुम लोग देखोगे किसके फॉर्म में बोल रहा हो, 4 के फॉर्म में देखो 4m 4m 4m, तो मतलब 4 की वैल्यू कुछ चाहिए होगी, क्योंकि 4 से अपने को इसको रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसीलिए b की जगह लिखेंगे अपन 4, ठीक है। तो इसीलिए क्या मिलेगा, देखो 4q प्लस r, ठीक है। और अगर 4q प्लस r है
तो आर की वैल्यू किसके बीच में होगी? अगर बी की वैल्यू 4 है उसके ईडीएस के हिसाब से क्या होगा? आर की वैल्यू 0 और बी के बीच में रहेगी, तो 0 एंड 4 के बीच में। यानी अब देखोगे इससे निकालोगे वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल होगी आर की। तो देखो 0 एक आएगा, आर भी एक इंटीजर ही है, तो 0 एक आ रहा होगा, 1 एक आ रहा होगा, 2 एक आ रहा होगा और एक 3 एक आ रहा होगा। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास आ रही होंगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो ये 4 वैल्यूज आ रही है अपने पास। याद रखना यहाँ पे 4 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, लेस देन 4 है, आर की वैल्यू 4 से कम है तो एग्जैक्टली 4 होगी नहीं, एंड आर इंटीजर है इसलिए 0, 1, 2, 3 तक ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि क्यूब करना है। तो ये जो अपने पास कोई भी नंबर है तो इसको क्यूब करना है, तो क्यूब कैसे करोगे देख लो ध्यान से। ए क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस आर का होल क्यूब। मैंने क्या किया? क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को मैंने क्या किया? अभी क्यूब किया है। लेकिन अभी क्यूब का तुम्हारा फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे याद किया होगा, या फिर कई लोगों ने ऐसे भी याद किया हो सकता है इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए दोनों फॉर्मूले सेम ही है, माने सेम थिंग है, तो तुम इससे करो फिर इससे करो, दोनों से सेम आंसर ही आए। तो चलो नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। ये तुम्हें याद रखना, इसको नोट में करके याद रखना चाहिए, तो या फिर अगर याद हो तो अच्छी बात है, सीधा इसके नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करो। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो गया। फिर ए क्यूब करना पड़ेगा। ए क्यूब इज इक्वल टू, ओपन करते हैं क्यूब को, तो 4 देखो इसका क्यूब, तो 4 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी 4 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी क्या है? आर है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 4 क्यूब वैसे का वैसे ही इंटू आर स्क्वायर और लास्ट में आर का क्यूब, ठीक है। तो इसको फाइनली ओपन कर लेते हैं, क्या दिखेगा देखो। ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 क्यू क्यूब, और यहाँ पे 16 3 से 48 हो गया, 48 क्यू स्क्वायर आर प्लस, और यहाँ पे क्या बन रहा है 412 क्यू आर स्क्वायर और प्लस आर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, तो एक एक करके पुट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले पुट आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे आर को 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा देखो। ए क्यूब इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे आएगा 64 क्यू क्यूब, ये 0, ये 0, ये 0, फिर करो सीधा क्या आएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यू क्यूब। अब देखो सबसे पहला वाला पार्ट अपना क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या लिखा था, 4m लिखा था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और बचेगा कितना 16 क्यू क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो क्यू था वो क्या था, वापिस से प्रीवियस एग्जांपल की तरह सेम चीज करेंगे। क्यू एक इंटीजर है ना, यहाँ पे ए बी क्यू आर सब इंटीजर्स ही है, इनफैक्ट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्यू एक इंटीजर ही है, तो क्यू क्यू भी क्या रहेगा इंटीजर, और इंटीजर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा इंटीजर। तो इसको अपन मान सकते हैं m, लेट से m इज इक्वल टू 4। हेंस क्यूब जो है वो 4m के फॉर्म में एक आ सकता है। या फिर ये हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट पुट r इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो, पुट r इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करेंगे देखते क्या मिलेगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यू क्यूब प्लस 1 पुट करो इसमें 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1। देख लो एक बार सही है क्या। और देखो इसमें यहां से पहले 3 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, तो वहां से 4 एक कॉमन आ रहा है, 4 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 4 क्यू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन तुम 4 कॉमन लेके छोड़ो, क्योंकि देखो हमें प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। देखो उसने क्या प्रूफ करने बोला कि 4m प्लस 1 4m प्लस 3, मतलब 4 तो कॉमन लेना ही है। तो कैसे लेंगे 4 को कॉमन, देखो ए क्यूब इज इक्वल टू, पहले 3 टर्म में से 4 कॉमन लिया, यानी क्या आएगा 16 क्यू स्क्वायर, इसमें से क्यू क्यू भी आएगा, प्लस 4 इसमें से कॉमन गया तो 12 बचेगा, 12 क्यू स्क्वायर, और 4 इसमें से कॉमन गया तो 3 क्यू, और लास्ट में 1। वापस से देखो ध्यान से, इसको भी बोल सकते हैं अपन कोई एक इंटीजर है, ये जो ये पूरा है ये इंटीजर है, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है,
तो क्यू का क्यू भी इंटीजर होगा और इंटीजर इंटू 16 भी इंटीजर, क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू 12 भी एक इंटीजर और ये भी एक इंटीजर तो है, ठीक है। तो ये पूरा एक इंटीजर वापस से आएगा, इसको वापस से तुम एक अज्यूम कर सकते हो, लेट अस अज्यूम से m, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अच्छा यहाँ पे m तो सर ने बोला कि 16 क्यू क्यूब है और यहाँ पे m कुछ और दिख रहा है, तो ये सब कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। m यहाँ पे कुछ भी उसने बोला है कि फॉर सम पॉजिटिव फॉर सम इंटीजर है, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा कैसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए इतना टेंशन मत लो कि ये और ये सेम क्यू नहीं, ये m अलग है, ये m अलग है, ये फॉर्म 4m के फॉर्म में आ सकता है या फिर एक क्यूब 4m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये इसका दो पार्ट्स हो गए। अब बचा 4m प्लस 3, 4m प्लस 3 कैसे आएगा, तो दिख ही रहा है कि r इज इक्वल टू एक बार 2 पुट करोगे, कहा गया r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे और एक बार r इज इक्वल टू 3 पुट करोगे। तो इस पे जितना लिखा पहले उतना लिखो, फिर मिटा के वापस से लिखो। तो अपने पास अभी दो चीजें बची हैं, एक 4m प्लस 3 और r इक्वल टू 2 और 3 पुट करना है। तो सबसे पहले पुट करते हैं r इक्वल टू 2, देखते हैं क्या मिलेगा। तो r इक्वल टू 2 जैसे ही पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा देखो, a क्यूब 64 क्यू क्यूब प्लस कितना आएगा देखो 48 इंटू यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 48 2 से कितना हो जाएगा 96, लिख देते सीधा 96 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा देख लो, अभी r की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट की 2 पुट किया है, यहाँ पे हो गया ये 2 पुट करो यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी 4, 12 4 जा 48, तो 48 क्यूब और लास्ट में 2 का क्यूब यानी, तो इस तरीके से ये भी आ जाएगा। अब देख सकते हो तुम लोग वापस से कि इनफैक्ट बहुत चीजों में से 4 कॉमन आ रहा है, देखो सब में से 4 कॉमन आ लिखा हुआ है, तो a क्यूब सब में से 4 कॉमन ले लो, दिख रहा है ना सब में से 4 कॉमन आते हुए। यहाँ पे क्या था, बस 3 में 4 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे तो एक ही टर्म था, यहाँ पे क्या हो रहा है सब में से 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी। तो देखो क्या मिलेगा 16 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 जाएगा तो 20 कितना आ रहा है 24 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12 क्यू प्लस 2। वापस इसको नए इंटीजर मानना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसमें माना था m, वापस इसको बोलते हैं m। तो ये वापस से वही वाला पार्ट आ गया जो अपन ने पहले प्रूव ऑलरेडी कर लिया था कि a क्यूब की वैल्यू 4m के टर्म्स में, यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब की वैल्यू 4m के टर्म्स में एक आ रही है, a क्यूब की वैल्यू 4m प्लस 1 के टर्म्स में आ रही है, और वापस से r2 पुट किया तो वापस से a क्यूब की वैल्यू 4m के टर्म्स में आ रही है। लेकिन अभी भी 4m प्लस 3 बचा हुआ है, वो लास्ट के लिए बचा है, वो देखेंगे अभी लास्ट में कैसे सॉल्व होगा। तो देखना ध्यान से, पुट r इज इक्वल टू 3, तो अभी r3 पुट करेंगे इसमें, तो ध्यान देना सही से। a क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यू क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 48 इंटू 3 सीधा ही कर लो, कितना हो जाएगा 8 से 24 144 आएगा, तो 144 क्यू स्क्वायर, कैलकुलेशन करते रहना, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 12 r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r कितना पुट किया 3 स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9, 12 9 हो गया अपने पास 108, तो 108 कितना बचा अपने पास क्यूब, और लास्ट में कितना r की वैल्यू कितनी थी अपने पास 3 थी, तो 3 का क्यूब यानी 27, ठीक है। अब देखो वापस से 4 कॉमन लेना है, इसमें से आ रहा है 4, इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल, देख लो एक बार 4 2 जा 8 4 7 28 हो रहा है, तो ये भी 4 से हो रहा है, ये तीनों 4 से हो रहे हैं, लेकिन ये 4 से नहीं हो रहा है, तो अपन ये भी कर सकते हैं 4m प्लस 27 लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर लेके कहाँ लगाना है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है 4m प्लस 3, तो मैं क्या करूंगा इस लास्ट स्टेप पे थोड़ा सा जुगाड़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाओगे कि 3 चाहिए, तो ये 27 में से 3 फेंक दो, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे लिख दो a क्यूब 64 क्यू क्यूब प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब, और इसको लिख दो 24 प्लस 3। इसको ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये अब जो सारे 4 जो टर्म्स थे पहले स्टार्टिंग के जो 4 टर्म्स उन सब में से 4 कॉमन आ जाएगा, मेरे को 24 भी आ गया, 4 6 24 हो जाएगा, 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a क्यूब 4 कॉमन ले लो 16 क्यू क्यूब प्लस 4 कितना जा रहा है यहाँ से, और वहाँ पे उतना ही था ना 4 2 जा 8 4 3 जा 12
और 36 आ रहा है मेरे ख्याल से, 36 क्यू स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 27 हो रहा था ये, तो क्यू प्लस 4 6 24। तो देखिए लोगे इसके आगे ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू, वापिस इसको क्या मान लोगे, इसको m मान लोगे और बोलोगे 4m प्लस 3। यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट स्टेप इसका बस, ए क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस। हेंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तुम अगर क्यूब लोगे तो इसमें आइदर वो 4m के फॉर्म में आएगा या फिर 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ये तो ऑलरेडी कवर हो गया है, या फिर 4m प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। तो ये है अपने पास थियरी, ये भी एक स्टेटमेंट है, इनको याद रखना तो याद रख सकते हो, फिर क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अलग अलग स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हेल्प करेगी ये ईडी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही रखते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार और अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको इतना लिखो। तो ये सब जो चीजें हैं ये ईडीएल यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूव कर सकते थे, जैसे अपन ने प्रूव किया अभी, उसके बिना भी कर सकते हैं, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो उसको देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है क्यूब, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है यानी 1 से स्टार्ट होता है सबका क्यूब करना चालू करते हैं। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, ठीक है। 6 क्यूब कितना हो जाएगा ये 216। इस तरीके से सारे क्यूब निकाल के चेक कर सकते हैं। अब देखो इसको, तो वो बोल रहा है सारे जो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे वो 4m 4m+1 है 4m+3 के फॉर्म में आएंगे। तो देखो ये कौन से फॉर्म में है, ये जो 1 है ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना m जो है इंटीजर है, तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, तो दिख ही रहा है कि 4m+1 के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 4 × 0+1 फॉर्म आ गया। 8 कहाँ पे आ रहा है देखो, इस वैल्यू का 4 का टेबल है, तो 4 × 2 बेसिकली 8 हो गया। 27 किस में आ रहा है देखो, 27 इसमें तो 4 का टेबल तो नहीं है, 4 के टेबल में +1 करने का है वो भी नहीं है, तो 4m+3 ये है, तो इसको लिख सकते हो देखो 4 × 4 का टेबल निकालो, इसका 4 से डिवाइड करो, 4 6 24 और प्लस देखो 4m+3 दिख रहा है, तो इसका मतलब आगे भी बढ़ सकते हैं। 4 का क्यूब 4 × 16 ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर 125 किस में आएगा देखो, 124 जो है वो टेबल होगा 4 में, ठीक है। 4 × 3 और 31, तो ये कितना हो गया 124 + 1 देख लो, तो ये भी 4m+1 के फॉर्म में आ रहा है। ऐसे इसको भी देख लो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 4 5 = 20 और 4 से 16, तो बेसिकली 4m के फॉर्म में आ रहा है। तो सारे जो क्यूब्स हैं वो सब इसी फॉर्म में आते रहेंगे, 4m+1 4m या 4m+3 के फॉर्म में ही आते रहेंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसको इसीलिए इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2016 में आया था बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से लोगों को लिखो, कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, एक बार कोई बताओ कोई डाउट होगा तो बस, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और होमवर्क में तुम्हें अगर कुछ प्रोवाइड करूंगा तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन होगा, तो एक बार चेक करते रहना वीडियो देखने के बाद, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो कि नीचे होगा, इस पर एक बार चेक करना। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हैव अ नाइस डे, गुड डे, एंजॉय।